हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस किया था, पर कुछ स्टूडेंट्स को ये था कि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना है, तो इसको हम बाय लैंग्वेज ही क्या करेंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया कि हमें एक्चुअल में कंप्यूटर की नीड क्यों पड़ी। तो हमें पता है जब भी हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन एक्चुअल में किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, जितनी भी बड़ी बड़ी आजकल चीज़ें हो रही हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, उसमें इन द बैक एंड जो उनका मेन पर्पस क्या होता है कि उनको कैलकुलेट करके किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एक्चुअल में क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ हम कंप्यूटर जो हमारे ट्रेड होते हैं उनको, या फिर जो हम बोलते हैं कि हम अपना कॉमर्स का जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि एक हमें ऐसा एक डिवाइस चाहिए था जो क्या कर सके, कैलकुलेशंस कर सके, साथ ही साथ जिसकी हेल्प से क्या हो, जो हमारा कॉमर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस वगैरह है उसमें अगर हमें ग्रोथ करनी है उसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। तो इन सभी जितने भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा एवोल्यूशन ऑफ जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा अगर हम और देखें हिस्ट्री में, तो कंप्यूटर में क्या हुआ था, कंप्यूटर से पहले जो हम आजकल देखते हैं बेसिक कंप्यूटर, एक्चुअल में जो कंप्यूटर की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी वो एज अ कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुई थी। उससे पहले भी काफी ज्यादा जो आविष्कार वगैरह हुए थे, जिसकी हेल्प से बाद में फाइनली जाके हमारा कंप्यूटर बना था। ठीक है, तो इसको हम अभी नेक्स्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा को क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि अभी हमारे कंप्यूटर आने स्टार्ट नहीं होते, मतलब इसका मतलब है ना ही तो इस टाइम पे कोई मैकेनिकल कोई चीज हमने यूज करी थी कंप्यूटेशन करने के लिए, ना ही तो कोई हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हमने यूज करी थी। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा। तो इस टाइम में एक्चुअल में हुआ क्या था, इस टाइम में काफी ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था, उस वक्त ह्यूमन अपने फिंगर्स पे क्या करता था, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करता था। तो जितने भी ये कैलकुलेशन वगैरह उसने परफॉर्म करना स्टार्ट करी, कि उसको एक्चुअल में ये ध्यान रखना था कि कितनी उसके पास चीजें अभी प्रेजेंट में हैं, कितनी, जैसे मान लो कि, क्योंकि अगर हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में ह्यूमंस के पास क्या होते थे, एनिमल्स वगैरह होते थे। तो एनिमल्स की काउंटिंग करने के लिए उसने क्या किया, अपने फिंगर्स का यूज किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इनडायरेक्टली उसने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो बस वही चीज लिखा है कि इन दिस एरा लॉट्स ऑफ इवेंट विल अकर, कि मतलब काफी सारी चीजें जो हमारे घटित हुई थी, जिसकी वजह से क्या वो ह्यूमंस ने कंप्यूटेशनल करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे इनडायरेक्टली किस चीज की शुरुआत हो गई थी, हमारी कैलकुलेशंस की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सैंड टेबल। अब सैंड टेबल ही क्यों देखेंगे, क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि कोई हमारे पास डिवाइस था जिससे हम कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते थे। उस टाइम पे हमारे पास क्या होता था, एक सैंड टेबल हुआ करता था, या फिर हम हिस्ट्री में बोलें तो हमारे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स हुआ करता था, जिसमें हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए तीन वहां पे एक रोज बना दिए। ठीक है, तीन रोज बना दिए। अब ये तीन रोज क्या काम करती थी, तीन रोज के साथ हमने कुछ पत्थर लेना स्टार्ट कर दिए। मतलब यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, रेत है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये सारा का सारा क्या था, हमारा रेत हुआ करता था। अब रेत के ऊपर क्या थे, ये सारे के सारे हमारे पास स्टोन हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे पास अभी यहाँ पे 5 स्टोन है। तो 5 स्टोन अगर मेरे पास अभी कितने, मुझे मान लो कि मुझे 10 स्टोन और ऐड करने हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 स्टोन और ऐड होंगे, और जो एक्स्ट्रा होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इसके राइट हैंड साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 स्टोन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मेरे पास 5 स्टोन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते थे, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म होती थी। तो इसी को हम क्या बोलते थे, विद कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ सैंड टेबल। तो सैंड टेबल के आने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हमारे पीपल या फिर लोग थे वो क्या करते थे, फिंगर्स को यूज करते थे कैलकुलेशंस के लिए, जो हमने अभी डिस्कस किया। जिससे क्या हुआ इनडायरेक्टली, कि ह्यूमंस ने जो
एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्या हो गया, बाद में ह्यूमंस को रियलाइज हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि ऐसा कोई एक मैकेनिज्म देखते हैं जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें और वो एक्यूरेट हो। ठीक है, एक्यूरेट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल एक बार ह्यूमन ने काउंट किया तो फिंगर से, तो उसने 10 काउंट किया और नेक्स्ट टाइम उसको याद नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसको ह्यूमन ने सोचा कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि उसको मैं बस एक बार यूज कर लूँ और बाद में जितनी बार मर्जी चाहूँ उसको मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कितनी चीजें थी और कितनी चीजें नहीं थी, है ना। तो उस चीज के लिए ह्यूमन ने क्या इवॉल्व किया, एक सैंड टेबल का इवोल्यूशन उसने किया। अब सैंड टेबल हम देखते हैं आगे होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, कुछ हमारा इस तरीके का ये हमारा सैंड टेबल होता था, है ना, ये हमारा इस तरीके का कुछ हमारा ये सैंड टेबल है। अब यहाँ पे देखो सैंड टेबल में यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये स्टोन्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्टोन्स है। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेशन करनी है कि मेरे पास कितने हैं 10 और मेरे पास आगे कितने हैं 2 करके, ऐसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इन जो वैल्यूज इनको प्लस करते हैं, है ना। जैसे 10 + 2 कितना हो जाता है, हमारा 12। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसी चीज को, जैसे यहाँ पे देखो कितनी है, 2 स्टोन्स पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें कुछ और चीजें प्लस करनी है, तो जो भी मैं चीज प्लस करूंगा वो कहाँ चली जाएगी, मेरी सेकंड दूसरी तरफ, मतलब जो हमारे सेकंड तरफ है वहां पे वो चीज हमारी चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता था कि जो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पर्सन को देखने थे कि उसके पास कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को काउंट करने के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं कि यहाँ पे वो काऊ की बात कर रहा है, यहाँ पे वो डॉग की बात कर रहा है ना, और यहाँ पे मान लो कि वो किसी कैट की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस के पास कितने थे, उसने अगर काउंट करना हो, जैसे मान लो कि ह्यूमन नंबर पहला है, उसको अगर चेक करना है कि उसके पास कितने काउज हैं, कितने डॉग हैं और कितने कैट हैं, तो वो इसको एज अब यहाँ पे वो स्टोन को काउंट करके जितने उसके पास चीजें होंगी या फिर जितने उसके पास एनिमल्स होंगे वो उतने वहां पे स्टोन रखेगा, जिससे उसको पता रहेगा कि उसके पास कितने वहां पे एनिमल्स प्रेजेंट है टोटल। ठीक है, जिससे उसको बार बार याद करने की और उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे अगर हम कुछ सैंड टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो सैंड टेबल एक्चुअल में क्या था, इसका ओरिजिन ही क्यों हुआ, क्योंकि हमने फिंगर से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी, जिससे क्या हुआ, हमारा सैंड टेबल का इवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया था। अब सैंड टेबल में हमने क्या यूज किया था, पिबल्स को यूज किया था। अब पिबल्स का मतलब क्या है कि जो ये हमारे स्टोन्स टाइप हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला था, पिबल्स हमने बोला था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो सैंड टेबल का। अब सैंड टेबल में देखो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, और 3 रोज को ही हमने क्या बोला था, ग्रुप्स बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में हम बोले तो इनको हमने क्या बोला था, ग्रुप बोला था। तो देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर हमारी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3 हमारे ग्रुप्स हुआ करते थे। और जो हमारा हर एक ग्रुप है उसके अंदर कितने पीपल्स होते थे, 10 पीपल्स होते थे। ठीक है, 10 पीपल्स हुआ करते थे। अब 10 पीपल्स की हेल्प से एक्चुअल में होता क्या था, अगर हम 10 पीपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अब 10 पीपल्स एक्चुअल में होते क्या थे, 10 पीपल्स हमारे पास, मान लो कि 10 हमारे पास स्टोन्स हुआ करते थे, और 10 स्टोन से क्या हम डिस्प्ले करते थे कि जो हमारा सिस्टम है उस टाइम पे, जो हम न्यूमेरिकल जो सिस्टम एक्चुअल में फॉलो कर रहे होते थे, वो क्या था हमारे पास, बेस का 10 हुआ करता है, जो आजकल हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं ना, कि हमारे पास डेसिमल का बेस सिस्टम है। तो बस वही चीज हम हिस्ट्री में भी इनडायरेक्टली वहां पे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये हम बात करें जब हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटिंग मैकेनिज्म। अब काउंटिंग मैकेनिज्म में क्या करते थे हम, अब देखो इसमें हमने क्या यूज किया था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन का ही यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ पे कितने हैं, 2 मेरे पास यहाँ पे डॉग्स हैं, है ना, यहाँ पे मान लो मेरे पास 2 डॉग्स हैं, और मैंने क्या किया, एक डॉग मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे एक डॉग मैं और ऐड करूंगा तो यहाँ से एक स्टोन उठ के कहाँ मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे स्टोन ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं उसको डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि हमें आइडिया रहता था कि कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे वो हमारी परफॉर्म हो रही होती है। इसके अलावा जो हमारा सैंड टेबल होता था, इसमें ओवरफ्लो हैंडलिंग का भी हमारे पास तरीका होता था। अब ओवरफ्लो इन द सेंस क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे इस पास
जो हमारा हम मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहते हैं उसका मतलब क्या है, 0 से लेके 9, मतलब टोटल हमारे पास एक जो हमारा ग्रुप है उसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ 10 ही वैल्यू आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल 10 से अगर मतलब मान लो कि मेरे पास सिर्फ 10 स्टोन ही आ सकते हैं, ठीक है, 10 स्टोन ही आ सकते हैं, और मेरे पास एक 11 स्टोन आ गया, तो ये 10 तो एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे, पर जो ये एक वाला है वो हम कहाँ भेज देंगे, अपने आगे वाले साइड पे भेज देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारे पास 10+1 टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट या फिर कितने हमारे पास जानवर वगैरह हैं, कितने हमारे पास 11 हैं। ठीक है, ऐसे करके किया था, हम ओवरफ्लो को भी हैंडल करते थे, ठीक है, और ये बात तो हमारी कब की है, प्री हिस्टोरिक एरा की हमारी बात है। फिर इसके अलावा इसकी हेल्प से हुआ क्या था, सैंड टेबल जैसे आया, सैंड टेबल के आने के बाद जो अबैकस हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल जो हमारे पास डिवाइस है, कैलकुलेशन डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबैकस, उसकी शुरुआत या फिर उसका आइडिया एक्चुअल में कहाँ से आया था, वो आया था हमारे सैंड टेबल से। ठीक है, तो इसके हेल्प से क्या होता था, बेसिक काउंटिंग मेथड इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अबैकस विच बिकेम द कॉर्नर स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटेशन। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम, ये जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामर वगैरह का एग्जाम देना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, कि जैसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था कि अगर आपके पास एक हीप है, अब हम पता है हीप क्या होती है, एक स्टोरेज के तरीका होता है। अब स्टोरेज में उसमें क्या था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे सैंड टेबल है उसमें पिब्बल का साइज कितना हुआ करता था, 10 10 हुआ करता था, पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि उसका साइज मान लो कि 32 है, 40 है और 72 है। और जब भी इनको हम एज अ ग्रुप में कंसीडर करते हैं, तो इनमें हर बार रिमाइंडर कितना बच जाता है, 10 बच जाता है, 18 बच जाता है, और हमारे पास 50 बच जाता है। तो उसने बोला था कि कितने नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं वो हम हीप में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना था, कि सबसे पहले तो इनका डिफरेंस चेक करना था। ठीक है, इन सभी का डिफरेंस लेना था, जैसे यहाँ पे ले गए 32 - 10 कितना आता है हमारे पास से 22 आता है, तो देखो सभी का डिफरेंस तो इक्वल ही था। तो इसमें देखो सभी का अगर डिफरेंस हमारे पास इक्वल है 22, तो इससे इसके बाद हमने क्या करना था, इन सभी का एलसीएम लेना होता है 32, 40 और 72 का, जिसको हमें जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है उसमें से हमें उसको माइनस करना होता है। तो जैसे हम उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इन सभी का जैसे यहाँ पे एलसीएम लेके हमारे पास ये एलसीएम आया था, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या माइनस करना है, इसमें से 22 को माइनस करना होता है। तो जिससे हमें हमारे पास क्या आ जाता है, कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने हमारे पास पिबल्स उस हीप में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है हमारे पास, 14 18। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो हमारे पास कंप्यूटर जो प्रोग्रामर वगैरह के या फिर ऑपरेटर वगैरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये उसका एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जो किससे हमारा हिस्ट्री से पूछा जाता है, और ये किससे डायरेक्टली लिंक है, हमारा सैंड टेबल के साथ लिंक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिकल एरा, है ना। अब हमने पहले क्या देखा था, कि सबसे पहले प्री हिस्टोरिक में क्या आया था, हमारा सैंड टेबल आया था। तो सैंड टेबल की वजह से क्या हुआ, हमें एक बेसिक आइडिया मिला ह्यूमंस को, कि हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिससे क्या हो, हमारी कैलकुलेशन वगैरह हम उससे इजीली कर सकते हैं। तो इस डिवाइस का नाम क्या था, हमारा अबेकस। तो कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा होता है, तो उसका नाम क्या आता है उस टाइम पे, अबेकस। तो यह अबेकस हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अबेकस में एक चीज तो क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि अबेकस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं हम अपर डेक, और दूसरे को हम बोलते हैं लोअर डेक। ठीक है, और अपर डेक और लोअर डेक को एक्चुअली में बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं हेवन, और इसको बोलते हैं हम अर्थ। कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा अबेकस है, तो उसमें जो हमारे पास दो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के नाम क्या हैं, तो एक का नाम आता है हेवन, दूसरे का नाम आता है अर्थ। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, कि जब भी हम बात करते हैं अपर डेस्क की या फिर हेवन की बात करते हैं, तो हेवन में देखो हमारे पास कितने हैं, दो हमारे पास यहाँ पे बीड्स हैं, या फिर सिंपली इसको बोले दो मनके हैं हमारे पास। तो जो एक मन का है ये हमेशा 5 की जो वैल्यू है उसको शो करता है। और जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ में जो आता है हमारे पास, जो हमारे पास अर्थ में मन का आता है, वो हमेशा एक वैल्यू को शो करता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ पे अगर इसको हम, एक सेकेंड, तो अगर यहाँ पे एग्जांपल करके देखें इसका अबैकस का, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें अबैकस का,
तो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना होगा 1804 और मुझे सिंपली मैं बोलूँ कि मुझे 1000 प्लस 800 प्लस 4 मुझे प्लस करना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है जो हमारा बेस। तो सबसे पहले जो हमारा ये चलता है, रोड चलती है, इसका बेस 1 होता है, अगले का 10 होता है, अगले का 100 होता है और उससे अगले का कितना होता है हमारे पास? 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना मुझे चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 के लिए हमने क्या बोला था कि हमें सिंपली यहाँ पे कितने हमारे पास 5 बेड्स होती हैं। हमारे पास कितनी होती है? 5 यहाँ पे बेड्स होती हैं। ठीक है, तो 5 बेड्स होती हैं, तो मैंने क्या किया, जब मुझे 1 चाहिए तो मैं इस वाले को कहाँ कर दूंगा? ऊपर कर दूंगा। तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिगर में अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो क्या किया, ये 1 मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? मेरी 1 सेट होगी। अब सेकंड पे मुझे 8 चाहिए, तो 8 के लिए मुझे कितना चाहिए? एक तो 5 वाला चाहिए और नीचे मुझे 3 और चाहिए, क्योंकि 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। और नेक्स्ट वाले के लिए मुझे कितना चाहिए? 0। तो इन इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके सारे के सारे बिट्स यहीं पे नीचे ही रहेंगे। और नेक्स्ट वाला कितना चाहिए? हमें 4 चाहिए, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 के लिए हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट वाले के हमारे पास 0 ही रहेगा, तो ये सारे के सारे क्या हमारे नीचे रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में 4 चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे पास एक बेड नीचे ही रहेगा और बाकी सारे के सारे हम कहाँ कर देंगे? ऊपर में टच कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? 1804 प्लस करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी कैलकुलेशन जो हमारी अबैकस में परफॉर्म होती है। फिर हमारे पास अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा देखें, तो अबैकस क्या था? एक हमारा अर्लीस्ट हमारे पास टूल था जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे? अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है, और ये देखो किसका, इट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेस लाइक सैंड टेबल। ठीक है, सैंड टेबल का हमने पहले ही पढ़ा था कि सैंड टेबल की हेल्प से क्या था, हमने आगे हमें आइडिया मिला कि हम जो अबैकस है उसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ फीचर्स क्या होते हैं अबैकस के। अगर हम हिस्ट्री की बात में देखें, तो हिस्ट्री में कई जगह लिखा होता है कि जब 5000 साल पहले एशिया माइनर में इसको ये बना है, अबैकस बना है। कई जगह लिखा होता है चाइना में ये बना है। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडिया दिए जाते हैं कि अबैकस यहाँ से बना था, अबैकस यहाँ से बना था। तो सिंपली हमें बस इतना याद रखना है कि जो हमारा साउथ एशिया था, या फिर सिंपली हम बोले जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उन्हीं में से किसी एक से बना था, और मैक्सिमम जो एग्जाम में आंसर दिया जाता है वो आंसर दिया था चाइना। ठीक है, तो बस इसको आपने क्या करना है? याद करके रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा अबैकस था, अबैकस एक्चुअल में क्या था? एक अरेबिक वर्ड अबैक से निकल के आया था, जिसका मतलब क्या था? डस्ट। अब डस्ट हमने पहले ही देख लिया, डस्ट का मतलब क्या था? हमारी सैंड। और सैंड का मतलब क्या आ गया? हमारा सैंड टेबल। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि सैंड टेबल की वजह से हमें क्या मिला? अबैकस की जो हमारी आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर। अब हमने अबैकस का स्ट्रक्चर तो देख लिया, इसमें क्या होता है हमारे पास? एक तो स्लाइडिंग बीड्स होती थी जो हमने देखे, मनके वगैरह हुआ करते थे। इसके अलावा एक हमारे पास वायर होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे मनकों के बीच में हमने क्या देखा था? एक हमारे पास एक वायर भी हुआ करती थी। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि इसके पास दो कुछ फिक्स पार्ट होते थे। सबसे पहले आता है अपर पार्ट और दूसरा आता है लोअर पार्ट। और अपर पार्ट को हमने क्या बोला था? इसको हम बोलते हैं हेवन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक है, हेवन और अर्थ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को, हम अबैकस में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपर पार्ट में हमने क्या बोला था? जब भी रेज बीट्स, मतलब सिंपल इसकी बोलने का मतलब है, इसको हम अगर ऐसे देखें कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या थे? हमारे पास दो हमारे पास गोले हुआ करते थे जब हम बात करते हैं इसकी हेवन की, या फिर अपर पार्ट है उसकी बात करते हैं। और जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में कितनी बेड्स होती थी? हमारे पास 5 बेड्स होती थी, और ये 5 बेड्स कहाँ होती थी? नीचे। अब देखो जब ये बेड्स जो हमारी, ये मान लो ये हमारे पास क्या है? एक बेस लाइन है। ठीक है, इसको मैं इससे कर देता हूँ पॉइंट थोड़ा, ये हमारी बेस लाइन है। तो जब हमारा ये ऊपर वाला बेड इसको टच करेगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और जब ये ऊपर ही है तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0।
तो बस ये लिखा है कि जब ये बेस रेज्ड होगा, मतलब अपर पार्ट ऊपर टच ही कर रहा होगा, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। पर वो जब नीचे टच करेगा तो उसको उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और वैसे ही लोअर पार्ट में, तो लोअर पार्ट में जब वो नीचे टच कर रहा होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नीचे टच कर रहा है ना, अपने बाकियों के साथ टच करे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। पर जैसे ही ऊपर मतलब इस लाइन के पास चला जाएगा और ऐसे करके इसको हम एडजस्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब था कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट में हम नंबर को कैसे डिस्प्ले करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। अब अबैकस में हम कितने टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखो अबैकस में हम एडिशन कर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, हम बस जो मन के वगैरह हैं उनको ही हम ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमारा अबैकस पूरा का पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी अबैकस के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अबैकस वाज द फर्स्ट। तो अबैकस क्या था हमारा फर्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मैकेनिकल पहला कैलकुलेटर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं था ये। ठीक है, ये क्या था, हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर था, क्योंकि कंप्यूटर तो अभी बना ही नहीं है, बस अभी तो हम सिर्फ कैलकुलेशंस वगैरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबैकस के रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हमने देख लिया। और यूज्ड बाय ब्लाइंड, अब यहाँ पे जो जिन पर्सन को एक्चुअल में दिखता वगैरह नहीं है उनके लिए हमने अबैकस टूल एक्चुअल में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि उनको हमें कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करवानी है या फिर कैलकुलेशन सिखानी है, तो उस टाइम पे उनके लिए अबैकस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है कि जो अडेप्टेड अबैकस था, ठीक है, जो एक्चुअल में क्या था, जो पर्सन देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक अबैकस स्पेशली बनाया गया था। तो वो किसने बनाया था, वो बनाया था टिम क्रैमर ने, क्या था, उसको बनाया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ लेते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन के लिए अबैकस जो पहला बना था वो किसने बनाया था, जो उसका तब राइट आंसर आता है हमारे पास, टिम क्रैमर ने उसको बनाया था। ठीक है, इसके अलावा ये हमने देख लिया था, इसमें क्या था, सॉफ्ट फैब्रिक या फिर रबर, एक तरीके की सिंपल बोलने का था कि जो हमारे पास बीड्स होती थी और हमारे पास एक रोड हुआ करती थी। इसके अलावा जो हमारा अबैकस होता है, ये हमारे पास मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारा अरेबिक वर्ड है अबैक से, अबैकस का मतलब आया है, जिसका मतलब क्या था, हमारा डस्ट हुआ करता था। तो वैसे ही हमने ग्रीक वर्ड में देखे, तो ग्रीक में इसको अबैक्स करके बोलते थे, जिसका मतलब क्या होता था, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं कि ग्रीक में क्या बोलते थे और जो हमारा अरेबिक में क्या बोलते थे। अरेबिक में हमने पढ़ा था, हम उसको क्या बोलते हैं, बैक करके बोलते थे, जिसका मतलब क्या होता था, हमारा डस्ट। ठीक है, और डस्ट का मतलब क्या आ गया हमारे पास, कि हमारा किससे, इसका जो आइडिया वो कहाँ से आया है, सैंड टेबल से आइडिया इसका निकला है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे क्या लिखा है कि एंशियंट इंडिया बेबीलोन में इसका जो है ये बना था। पर अगर हम कहीं और बुक्स में देखें तो वहां पे लिखा है चाइना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो अबैकस है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बीच में बना है। ठीक है, और ये क्या था, बाकी एक चीज तो कॉमन ही रहेगी कि हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये क्या था, हमारे पास फर्स्ट काउंटिंग मशीन हुआ करती थी। ठीक है, फर्स्ट काउंटिंग मशीन या फिर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिससे बेसिकली हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, नेपियर पॉन। ठीक है, जैसे हमारा अबैकस एक्चुअल में पूरा का पूरा बन गया, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन नेफियर। ठीक है, तो जॉन नेफियर क्या थे, कि हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया, कंपटीशन के फील्ड में काफी अपने मतलब भूमिका निभाई। 1614 में उन्होंने क्या बनाया दिया, एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा उन्होंने नेफियर बोन। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, नेफियर बोन रखा। और नेफियर बोन भी अब देखो कौन से, अब हमें बस एक चीज याद रखनी है, हम कौन सा एरा पढ़ रहे हैं, हम मैकेनिकल एरा पढ़ रहे हैं। और मैकेनिकल एरा में क्या होगा कि हम मैकेनिकल चीजों को यूज करेंगे किसी चीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था नेफियर बोन, एक ऐसा जिससे हम क्या करते थे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते थे। और मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेफिर बोन है इसका मेन काम क्या था, तो नेफिर बोन का मेन काम क्या था, ये कि हम मल्टीप्लिकेशन में हम इसका यूज करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेनली इसका नेफिर बोन का काम क्या था,
कि जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है मेनली किस टाइप के, जो मतलब गुणा करने के जो कैलकुलेशन होते थे उसमें हम यूज करते थे नेपियर बोन का। ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिनका नाम क्या था, मार्वेलिशियस मर्चिस्टन, इनका एक शॉर्ट नाम हुआ करता था। तो ये किसका नाम था, ये भी हमारे जॉन नेफियर का ही जो हमारा दूसरा नाम है। क्योंकि स्कॉटिश में ही स्कॉटलैंड में एक्चुअल में एक जगह थी मार्चिस्टन, ये वहां के रहने वाले थे, जिसकी वजह से इनको क्या बोला बोला जाता था, मार्वेलिशियस मैरचिस्टन के नाम से इनको बोला जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारे पास जॉन नेफियर थे, ये हमारे पास मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है। और ये देखो, ये इनके पास क्या था, ये इनका एक डिवाइस हुआ करता था। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एक उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे रोज और कॉलम्स में लिखा गया है। और यहाँ पे ये पूरे के पूरे यहाँ पे ये रोड्स हैं जिनको हम एक्चुअल में राउंड करते हैं। जैसे मुझे किसी नंबर की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे आगे। तो कैसे कैसे हम इसको घुमा के हम क्या करते थे, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते थे। बस अभी इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नेफियर बोन कहाँ के थे, स्कॉटिश के रहने वाले थे। इन्होंने 1614 में एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था नेफियर बोन। इसका मेन काम क्या था कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। और किस टाइप के, मेनली इसका जो डिवाइस था वो यूज़ किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है कुछ फीचर्स क्या क्या है हमारे पास नेफियर बोन के। तो अगर फीचर देखें तो इसमें हमारे पास कुछ 10 रोड्स हुआ करती थी। जो हमारा एक्चुअल में जो बना था, जॉन नेफियर ने बनाया था, उसमें क्या था, हमारे पास 10 रोड्स हुआ करती थी। कैसे करके ऐसे करके हमारे पास कितनी 10 रोड्स हुआ करती थी। जो उस टाइम की जो रोड्स बनी होती थी वो तो आइवरी या फिर बोन्स केवल लिखा होता है। जो हमारी हड्डियां वगैरह होती थी, हड्डियों के उससे भी बना होता था केवल। ये जो रोड्स वगैरह होती थी ये हड्डियों से ही बनी होती थी, क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उस टाइम की, तो ये हमारे पास कुछ जो मटेरियल है वो यूज किया जाता था। और जो हमारे पास हर एक जो रोड होती थी उसके ऊपर क्या लिखा होता था, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा हुआ करता था। ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये रोड है, तो इसके ऊपर मान लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिखा है। ऐसे करके हमारे पास पूरी की पूरी स्क्वायर या फिर सिंपली हम बोले मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरा का पूरा लिखा हुआ करता था। फिर एक्चुअल में पर्पस क्या था जो हमारा जो नेफियर बोन था, तो नेफियर बोन हमने पहले ही देख लिया, ये क्या मेनली किसके लिए यूज किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि लार्ज नंबर बाई अ सिंगल डिजिट नंबर, इसके लिए हम क्या यूज करते थे, नेफियर बोन का यूज करते थे। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 × 7 4 5, कि इसको अगर हम कैलकुलेट करना हो नेफियर बोन की हेल्प से तो हम उसको इजीली कर सकते थे। ठीक है। तो ये हमारे पास फीचर था हमारा नेफियर बोन का। नेफियर बोन का फिर आगे आ गया मटेरियल। नेफियर बोन किस चीज से मिलकर बना था, मतलब फिर किस चीज से बना था, हमारा बोन से बना था। और जैसे ही बोन से बना था तभी इसका स्टार्टिंग में नाम क्या रखा था, नेफियर बोन। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज और आती है नेफिर की। अब जो हमारे पास जॉन नेफिर थे, उन्होंने नेफिर बोन तो बनाया ही बनाया। इसके साथ उन्होंने क्या किया था, जो हम मैथ्स में लॉगरिथम पढ़ते हैं, तो लॉगरिथम में भी इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन किया था। कि हम बोलते हैं कि लॉगरिथम किसने डेवलप किए हैं, तो ये भी किसने बनाया था, हमारे पास जॉन नेफिर ने ही बनाए थे। ठीक है। जो लॉगरिथम आते हैं वैल्यूज हमारे, ये भी किसने बनाई थी, जॉन नेफे ने बनाई थी। तो जैसे ही लॉगरिथम वैल्यूज आएंगी तो इससे इसके बाद क्या चीज बनेगी हमारी, एक अगला डिवाइस जो बनेगा, स्लाइड रूल हमारा अगला डिवाइस बनेगा। ठीक है। बनाया किसने, तो लॉगरिथम जॉन नेफे ने। पर आगे इसकी हेल्प से आगे क्या होगा, हमारे पास एक डिवाइस नया आएगा जिसका नाम क्या होगा, स्लाइड रूल होगा। जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो हमारे पास बेसिक जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की, वो हमारे पास इजी हो जाएंगे। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे नेचर बोन की कैलकुलेशन की, एक्चुअल में वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है। तो इससे सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 425 को 6 से, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया नेफियर बोन का। ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, 425 और 6 को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 4। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, इन सभी कॉलम्स को उठाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये कॉलम उठा लिए 4 2 5 करके। अब देखो इसके जो हमारा रेड कलर का ये
रो है, इसमें देखो सब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ये वाला चीज उठा लूंगा, 6 उठा लूंगा। ठीक है, तो 6 के देखो, अब 6 और 4 के सामने सबसे पहले क्या है, 2 और 4, तो इस सबसे पहले मैं किसको उठाऊंगा, 2 और 4 को उठाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद 4, क्योंकि देखो ना 425 है, तो पहले मैंने 4 वाला उठा लिया, फिर मैं 2 वाला उठाऊंगा, ये वाला, क्योंकि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके एक कितना आएगा, 1 और 2 ऐसे करके आएगा। और फिर 5 और 6 को करूंगा तो 3 और 0 ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक्चुअल में होगा क्या, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सभी को उठा लिया, 2/4 आ गया, है ना, ये आ गया। इसके बाद 1/2 आ गया, और 3/ हमारा क्या आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जैसे ये आ गया, उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, इनको अब प्लस करना है। ठीक है, अब प्लस किस सेंस में करूंगा, अब देखो इसको ऐसे करके प्लस करना है मुझे, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3+2 करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। 1+4 करूंगा तो 5, और 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम 425 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2550। तो ऐसे करके जो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ करती थी नेफियर बोन में। ठीक है, तो ये बेसिक एक एग्जांपल है, जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं नेफियर बोन में, उसका एक हमारे पास एग्जांपल है। फिर जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं नेफियर बोन के, कि जो हमारा नेफियर बोन था, ये एक्चुअल में क्या था, कि नेफियर बोन में कितनी रोड्स हुआ करती थी, हमारी 11 रोड्स हुआ करती थी। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास रोड्स हुआ करती थी, टोटल कितनी हुआ करती थी, हमारे पास 11 हुआ करती थी। ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 10 रोड तो जो हमारे पास बेसिक है वो हुआ करती थी, और प्लस एक एडिशनल रोड हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने होगी, हमारे पास 11 रोड्स हुआ करती थी। इसके अलावा जो हमारा नेफियर बोन है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था, हमारे पास 3 डायमेंशन में हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ करता था। और 3 डायमेंशनल होने का मतलब है कि एक टाइप का हमारे पास क्या होता था, स्क्वायर बॉक्स हुआ करता था। और उस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर क्या लिखे होते थे, स्क्वायर लिखे होते थे। ठीक है, तो मान लो 2 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे करके पूरे के पूरे हमारे पास क्या होते थे, कैलकुलेशन वगैरह वहाँ पे लिखी हुआ करती थी। इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे लिखा है कि रोड सरफेस कंप्राइजिंग 9 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 0 से लेके 9 तक क्या थे, हमारे सारे के सारे यहाँ पे स्क्वायर वगैरह लिखे होते थे, जिसकी हेल्प से हम आगे क्या करते थे, बेसिकली कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते थे, जो मैंने पीछे एग्जांपल देख लिया। ठीक है, और जो हमारी रोड थी वो किस चीज से बल्कि बनी थी, रोड बोन हो गया, आइवरी हो गया, वुड हो गया, या फिर हमारा कोई एक मेटल हो गया। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जॉन नेफिर ने उसने बोन का यूज किया था, तभी इसका नाम क्या पड़ गया था, नेफिर बोन पड़ गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे, नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास, स्लाइड रूल आ गया। ठीक है, अब देखो स्लाइड रूल ही क्यों आया इसके बाद, क्योंकि जॉन नेफिर ने क्या बनाया था, हमने एक चीज पढ़ ली कि जॉन नेफिर ने क्या बनाया था, तो जॉन नेफिर बॉन्ड बनाया था। इसके बाद जॉन नेफिर ने ही क्या किया था, लोगारिथम का ही इन्वेंट, मतलब लोगारिथम को ही वैल्यूज उसने प्रोवाइड करी थी। तो जैसे ही लोगारिथम वैल्यूज आई, तो आगे कुछ साइंट वो आगे, मतलब पर्सन आगे, जिन्होंने क्या किया, अपना स्लाइड रूल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब स्लाइड रूल्स में एक्चुअल में होगा क्या, उसमें सारे के सारे जो अर्थमेटिक वैल्यूज होंगी, या फिर सिंपली बोलूं कि अर्थमेटिक वैल्यूज के रिगार्डिंग जो उनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज होंगी, वो हम उस डिवाइस के ऊपर इजीली चेक कर सकते हैं। तो उसी को हमने क्या बोला, स्लाइड रूल बोल दिया। और स्लाइड रूल जब हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास कितने टू टाइप्स की, जो मतलब सिंपली बोलने की हमारे पास एक्चुअल में टू टाइप्स के हुआ करते थे। तो जो इन्होंने, और ये बनाए भी हमारे पास 2 पर्सन ने बनाए थे। अगर हम हिस्ट्री में देखें, तो हिस्ट्री में सबसे पहले इसको बनाया था एडमंड गंटर ने। ठीक है, एडमंड गंटर ने सबसे पहले जो स्लाइड रूल था वो बनाया था। और जो एग्जाम में केवल एडमंड हंटर ना देके विलियम आउटरेड दिया होता है, तो ये इन दोनों ने क्या किया था, इस चीज को बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम बाय, क्योंकि इन्वेंट किसने किया था, जॉन नेफर ने किया था, किस चीज का, लॉगरिथम का, जिससे क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट हो गया मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में। अब देखो कहाँ हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, जैसे अब देखो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, कैलकुलेशन वगैरह इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये सारी कैलकुलेशन आई, उस इसकी वजह से क्या हुआ, एक डिवाइस बन गया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कब बना था, हमारा 1620 एडी में ये बन गया था। और जो सबसे पहला स्लाइड रूल बनाया था, वो बनाया था इस इन पर्सन ने। ठीक है, एडमंड गंटर ने। ठीक है, उसके बाद 1630s के आसपास किसने बनाया था, विलियम आउटरेड ने। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले
ओरिजिन बात कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ स्लाइड रूल। तो देखो यहाँ पे लिखा है स्लाइड रूल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय टू ब्रिटिश मैथमेटिशियन, एक इनका नाम था एडमंड गंटर और दूसरे का नाम था विलियम ऑटरेड। इन्होंने क्या किया था, ये स्लाइड रूल बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ करता था कि एक्चुअली में वो काम कैसे करता था। ठीक है, तो एक अगर हम नॉर्मल वाले की बात करें तो इसमें कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता था, इसमें सिंपल एक रूल हुआ करता था, मतलब सिंपल एक स्केल हुआ करता था। उसमें क्या थी, हमारे पास लॉग वैल्यूज लिखी थी, यहाँ पे मान लो कि डेसिमल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डेसिमल वैल्यू हुआ करती थी, और उसके ऊपर क्या थी, उसकी लॉग की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुआ करती थी। तो ये बनाया था हमारे एडमंड गंटर ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो डिजाइन और मैकेनिज्म। ठीक है, डिजाइन और मैकेनिज्म में क्या होता था कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था स्लाइड रूल का, इसमें दो हमारे पास प्राइमरी स्केल हुआ करती थी, जिसमें देखो हर एक इसमें क्या था, बेसिकली लॉगरिथमिक वैल्यूज हुआ करती थी। ठीक है, बस ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, बाकी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो फंक्शनैलिटीज हुआ करती थी एक्चुअल में कैसे वो फंक्शन करते थे, तो हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये एक बार इस चीज़ को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी बहुत। एप्लीकेशन एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया इसको, नेविगेशन में यूज़ किया, इंजीनियरिंग में यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसको यूज़ किया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और उस टाइम पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी में डिजिटल कैलकुलेटर राइज हो गया था विद द हेल्प ऑफ हमारे स्लाइड रूल। ठीक है, हम बोलते हैं कि जो हमारे आजकल कैलकुलेटर वगैरह करते हैं, जिससे हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका बेसिक आइडिया कहाँ से निकल के आया था, हमारे स्लाइड रूल से निकल कर आया था। ठीक है, तो डिजिटल कैलकुलेटर से पहले जो स्कूल वगैरह है वहाँ पे स्लाइड रूल को ही पढ़ाया जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये वाला बनाया था एडमंड ने। ठीक है, एडमंड जी ने ये बनाया था ये वाला। और जो इसके आगे का डिजाइन है, अब ये देखो, ये यहाँ पे एक स्केल है, इस स्केल को हम इस नॉब की हेल्प से एडजस्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, लॉग की वैल्यू मिलती है, लॉगरिथमिक वैल्यूज मिलती हैं। तो ये बनाया था हमारे पास विलियम आउटरेड ने बनाया था। ठीक है, जो इनके यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं। ये तो इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं। देखो यहाँ पे ये ओल्ड लग रहा है देखने में, तो अब इसका मतलब पहले ये आया होगा, और ये थोड़ा एडवांस लग रहा है देखने में, इसका मतलब इसके बाद ये वाला हमारा बना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1620 में ये वाला बना था। किसने बनाया था, एडमंड गंटर स्लाइड ने बनाया था, इसको स्लाइड रूल बनाया था इन्होंने। और 1630 के आसपास ये वाला बनाया था विलियम आउटरेट ने, इसको बनाया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन दोनों की रिगार्डिंग, कि जो इनका डिज़ाइन होता है, जो इसका जो डिज़ाइन था वो सिंगल फिक्स्ड लॉगरिथमिक स्केल था। और इसका जो डिज़ाइन हुआ करता था वो क्या था, हमारे पास टू स्लाइडिंग लॉगरिथमिक स्केल। अब यहाँ पे टू स्लाइडिंग का मतलब क्या था, इन्होंने एक लीनियर भी बना। अब ये क्या था, इनका लीनियर था कि मतलब एक सिंपल एक लाइन की तरह था, और एक इनके पास सर्कुलर भी हुआ करता था, मतलब एक गोल तरीके का भी हुआ करता था, जिससे हम लॉग वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो दो किसने बनाए थे, हमारे पास विलियम आउटरेट ने बनाए थे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है कि 2 फुट लॉन्ग रूलर होता है इसमें, और इसमें लीनियर और सर्कुलर स्केल्स का और स्लाइडिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इसमें कि इसमें स्लाइडिंग मैकेनिज्म का यूज़ होता था, और इसमें कुछ स्लाइडिंग मैकेनिज्म का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे ऑपरेशंस मेथड क्या है, इजी फॉर यूज़ क्या है, की कैलकुलेशंस क्या हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइजन, मतलब डिवीजन हम यूज़ कर एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें देखो क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, और इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें जैसे क्यूब रूट वगैरह, वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, पर इसमें ये चीज़ें चेक नहीं कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, एक तो यही चीज़ पूछी जाती है कि अगर हम हिस्ट्री में देखें कि ऑप्शन में दोनों अगर दे रखे होंगे, तो सबसे पहले हम टिक किसको करेंगे कि एडमंड गंटर जी ने सबसे पहले बनाया था। अगर बाई चांस ऑप्शन में बोथ दे रखा होगा कि बोथ ने बनाया, तब तो बोथ राइट आंसर होगा। पर अगर सिंपली बोला होगा कि सबसे पहले किसने बनाया था, तो एडमंड गंटर ने बनाया था, बाद में किसने बनाया था, विलियम आउटरेड ने बनाया था। और कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा स्लाइड रूल था जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह इवेल्युएट होते थे, या फिर स्क्वायर रूट वगैरह निकाले जाते थे, तब भी राइट आंसर क्या आता है हमारे पास, विलियम आउटरेड वहाँ पे हमारा राइट आंसर आता। ठीक है, तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इन दोनों के डिफरेंस हैं, एक बार इस पूरे के पूरे टेबल को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये पर्सन आ गए। ठीक है, इन पर्सन का नाम क्या था हमारे पास, विलियम शेकर्ड करके इन पर्सन का नाम था। अब इन्होंने क्या बनाया था, कैलकुलेटिंग क्लॉक बनाई थी। ठीक है, कैलकुलेटिंग क्लॉक बनाई थी। अब किसने बनाई थी, ये विलियम शेकर्ड ने बनाई थी। कैलकुलेटिंग क्लॉक कब बनाई थी,
1623 में इन्होंने बनाई थी। ये क्या थे कि हमारे जर्मन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने एक डिवाइस बनाया था कैलकुलेटिंग क्लॉक, और ये क्या था हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था हमारा, ये वाला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या थे, जो भी हमारे मैकेनिकल चीजें थी वो यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हम तभी बोलते हैं इसको कि जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, जैसे अबैकस में कंफ्यूज होते हैं, अबैकस एक्चुअल में उसमें क्या था, रोड और उसका यूज किया था, बीट्स का यूज किया था, जिसमें हम एक्चुअल में कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। तभी हम उसने उसको क्या बोला था कि वो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल जो हमारे पास है, या वो सिंपली बोलते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास कैलकुलेटर था वो कौन था हमारे मैकेनिकल एरा में, अबैकस था। पर अगर सिंपली एक्चुअल में देखा जाए जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह यूज किए थे, तो वो कौन था हमारे पास, कैलकुलेटिंग क्लॉक था, जो किसने बनाया था, विलियम शेकर ने बनाया था। अब इसमें एक्चुअल में क्या था, क्योंकि ये देखो ये कैलकुलेटिंग क्लॉक हुआ करती थी, और क्लॉक का काम क्या है कि टाइम बताना। तो ये एक्चुअल में जो भी टाइम बताता था उसको क्या करता था, कैलकुलेट करके टाइम हमें निकाल के देता था। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में इसके काम करती थी, एक तो एडिशन और साथ ही साथ उसमें सब्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ उसमें एक फीचर हुआ करता था एरर्स, जो ओवरफ्लो लाइक एरर रहते हैं उसको भी इंडिकेट करने का काम ही करता था। तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको हमने एक्चुअल में पढ़ा क्यों है, क्योंकि आगे है जो हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल कैलकुलेटर ने इसका जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया था। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपस में क्या है, हमारी लिंक है। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स आते हैं इसके कैलकुलेटिंग क्लॉक के, कि इसमें क्या था, गियर्स और व्हील का यूज किया था, जो हम आगे देखेंगे कि पास्कल जी ने भी इसको यूज किया था, गियर और व्हील्स को यूज किया था, जिसकी हेल्प से क्या करते थे, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन थे वो ऑटोमेट हो गए थे। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन होना स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, यहाँ पे बेल। ठीक है, बेल आ गई, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक वैल्यू डाल दी वहाँ पे 10 और 30, तो टोटल मेरा आ गया, वैल्यू आ गई मेरी 30, पर जो मेरा ये डिवाइस है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही वैल्यू वैलिडेट कर सकता हूँ। तो जैसे ये 20 के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे वो मतलब एक तरीके की बेल स्टार्ट कर देगी बजना, जिससे वो बताएगी मशीन कि मेरे मेरे मतलब मेरे पास इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि वो ओवरफ्लो को हैंडल करने या फिर उसको अलर्ट करने को एक मैकेनिज्म इस जो कैलकुलेटिंग क्लॉक में प्रेजेंट हुआ करता था। इसके अलावा इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते थे, एक तो मैनुअली हम उसमें नंबर को एंटर करते थे, और जैसे हम एंटर करते थे तो गियर ट्रांसलेट कर लेता था हमारी मूवमेंट को, और उसकी हेल्प से हमें जो भी मैथमेटिकली चीज़ें होती थी वो हमें एज ए डिस्प्ले कर देता था क्लॉक के फेस के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें वो काम करती थी। इसके अलावा जो इसके पास कैपेबिलिटी क्या क्या थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी थी इसके पास। ठीक है, और इसमें जो एरर फ्री वगैरह होते थे। ठीक है, अब एक्चुअल में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें बाद में आगे काम आएगा जब हम पढ़ेंगे ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन, और जो हमारा गॉडफ्रीज का लिविंस स्टेप रेकॉर्ड, इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज किया था इन्होंने, इस जो पर्सन थे इनका इनका जो मैकेनिज्म था उसको इन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट पास्कल कैलकुलेटर। अब पास्कल कैलकुलेटर किससे इन्होंने बेसिक आइडिया लिया था, इन्होंने लिया था विलियम शेकर्ड से। ठीक है, तो पास्कल कैलकुलेटर क्या था हमारे पास, फर्स्ट फंक्शनल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग पास्कल कैलकुलेटर में। कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या आता है हमारे पास, पास्कल कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखो कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो पास्कल के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं, कि पास्कलाइन जो हमारे पास ये किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था, 1642 एडी में बनाया था, जिससे क्या हुआ कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप हो गया था किस चीज़ के डेवलपमेंट में, मैकेनिकल कैलकुलेटर की डेवलपमेंट में। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि सबसे पहले ह्यूमंस ने सैंड से मतलब काउंटिंग करना स्टार्ट करी, उसके बाद उन्होंने अबैकस बनाया। ठीक है, अबैकस जैसे बन गया उसके बाद उन्होंने मतलब प्लस माइनस के बाद उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दी, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने लॉगरिथमिक वैल्यू स्टार्ट कर दी आने, तो जैसे लॉगरिथमिक वैल्यूज आएगी उसके बाद उन्होंने स्लाइड रूल बनाना स्टार्ट कर दिया, कि इससे एक्चुअल में ह्यूमंस का मतलब कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो कितनी कितनी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आगे आगे बनते जा रहे हैं।
ठीक है। और ये सारे के सारे डिवाइसेस आपस में जितने स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, आगे जाके इवेंचुअली ये किस चीज़ में हेल्पफुल करेंगे, हमारा कंप्यूटर को बनाने में हेल्पफुल होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जैसे पास्कल एंड कैलकुलेटर, अभी भी जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखो क्या था, 1642 एडी में ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया, और इसने देखो यहाँ से क्या आना स्टार्ट हो गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो जितना भी मैकेनिकल के पार्ट्स थे उनको हमने यूज़ किया कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये इनका डिवाइस है, तो हम क्या करते थे, जो ये वाली रिंग्स थी इनको हम क्या करते थे, इसकी इनको घुमा के हम इनपुट देते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 इनपुट कर दिया, ठीक है, इसको घुमा के 1 पे सेट कर दिया, और इसको घुमा के मैंने 2 पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 21 सेट कर दिया। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको रीसेट करूंगा, 0 0 पे कर दूंगा, और मैं एडिशन परफॉर्म करने के लिए मान लो फिर मैंने यहाँ पे 4 प्लस एंटर कर दिया, यहाँ पे 2 एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों को प्लस करके रिजल्ट कितना दे देगा, 63 हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 63। तो ऐसे करके ब्लेस पास्कल ने क्या बनाया था, अपना एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है इंस्पिरेशन। इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, तो मैं हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो हमारे विलियम शॉकली या फिर विलियम जो शेकर नाम के पर्सन थे, इन्होंने कैलकुलेटिंग क्लॉक बनाई थी। इनका काम देख के ही पास्कल को क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ कि हम भी क्या कर सकते हैं, गियर मैकेनिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम डिजाइन की बात करते हैं, तो इसका जो डिजाइन था, इसमें क्या आती थी, सीरीज ऑफ डायल्स हुआ करती थी। अब डायल्स का मतलब कि जो जो डायल्स हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, व्हील से और गियर से आपस में कनेक्टेड होंगे, जिससे वो पूरा का पूरा इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे देखो गियर्स और मैकेनिज्म का जो व्हील्स है उनका हमने यूज किया है, जिससे क्या हो रहा है, इवेंचुअली जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो रही है। और देखो जो हर एक व्हील है उसको हमने 10 सेगमेंट में डिवाइड किया है। अब देखो 10 सेगमेंट में ही क्यों डिवाइड किया, कि हम बताया कि जो हमारा एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, 0 से लेके 9 वाला हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यूज होती है, हमारे पास 10 वैल्यूज होती हैं। अब 10 वैल्यूज मतलब 0 से लेकर 9 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो जो हमारे पास 10 सेगमेंट होते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यू लिखी होती है, 0 1 2 ऐसे से करके 9 हमारे पास वैल्यूज वहाँ पे सेगमेंट्स में, हर एक सेगमेंट में एक एक वैल्यू वहाँ पे लिखी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन देखो यहाँ पे वो लिखा है कि हम डायल्स को घुमाते हैं जिससे हम इनपुट करते हैं डाटा। ठीक है, जब वो एक डाटा कंप्लीटली रोटेट हो जाता है, तो उसको अगर मुझे रीसेट करना होता है, ठीक है, अब देखो मैंने पहले के एग्जांपल लिया था कि हम मान लो कि मेरे पास 21 था, तो मैंने इसको पहले 2 पे सेट किया, फिर इसको मैंने 2 पे सेट किया, इसको मैंने 1 पे सेट किया। अब 21 पे जैसे सेट कर दिया, तो उसके बाद मुझे इसको रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, अब रीसेट करने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है इसको 0 0 करना पड़ता है। तो 0 0 कब होगी, जब मैं इन सभी को क्या करूंगा, 10 10 कर दूंगा। ठीक है, 10 का मतलब क्या है कि देखो टोटल वैल्यू कितनी आ सकती है, 9 आ सकती है, क्योंकि बेस कितना है इसका, बेस तो 10 है, पर 0 से लेके कितनी वैल्यू आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ 9 तक। तो इसको जैसे मैं 9 पे सेट कर दूंगा, उसके आगे +1 कर दूंगा, तो 10 10 का मतलब है ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ऐसे करके ये रीसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई वैल्यू इनपुट करनी है, तो फिर से इस डायल को मैं घुमाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 42 घुमा दिया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो जैसे ये चीज़ घुमाऊंगा इसको, उसके बाद जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा हमें, तो वो कितना देगा, 63। तो ऐसे करके ये जो हमारा पास्कल कैलकुलेटर है वो काम करता है। फिर इसके अलावा इसमें हम मतलब सब्ट्रैक्शन वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर सब्ट्रैक्शन किससे परफॉर्म करते थे हम, उसमें एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे हम टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, वैसे हम एक पढ़ते हैं टेंथ्स कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो उस चीज़ का हम यूज करते हैं इसमें, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, फिर जो माइनस के रिजल्ट होते हैं सब्ट्रैक्शन वगैरह वो इवेल्युएट करते हैं। तो काफ़ी इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। ब्लेस पास्कल ने बनाया 1642 एडी में। ठीक है, और इन्होंने कहाँ से ये आइडिया लिया था, तो विलियम शेकर से इन्होंने ये आइडिया लिया था। और ये क्या था, हमारा ऑटोमेटिक जो हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटर आता था, वही हमारे पास क्या था, पास्कल का कैलकुलेटर था। फिर नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या हुआ पास्कल के कैलकुलेटर का। एक तो पहली चीज आ गई,
फर्स्ट फंक्शनल मैकेनिकल कैलकुलेटर बन गया ये। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ होगी आने स्टार्ट, ऑटोमेटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन की, जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन थे वो ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो गए, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो ह्यूमन एरर थे वो काफ़ी कम हो गए। ठीक है, और ये पहला एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बन गया जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पा रहा था। ठीक है, अगर यूसेस की बात करें तो जो एक्चुअल में जो पास्कल के फादर हुआ करते थे वो एक टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास नहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हुआ करते थे, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए काफ़ी उनके पास वो चीज़ होती थी, तो पास्कलाइन ने उसी चीज़ को करने के लिए क्या किया, एक प्रैक्टिकल डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या बन गया हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर। अब इसमें कुछ एक लिमिटेशन थी। ठीक है, तो पास्कलाइन सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर पाता था। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना कि इसकी लिमिटेशन थी कि अगर पूछा जाता है कि पास्कलाइन में सारे के सारे अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते थे, तो वहाँ पे याद रखना कि नहीं, वहाँ पे सारे नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म होते थे। ठीक है, फिर तो इसके बाद आगे आके यहाँ पे जैसे पास्कलाइन जो हमारे पास था, इन्होंने एक आइडिया दे दिया फ्यूचर डेवलपमेंट का मैकेनिकल कैलकुलेटर को। ठीक है, जिसका जो जिसमें कौन सा आ गया, गॉटफ्रिड विलियम का लिबेंस, या फिर इसको बोलते हैं स्टेप रेकनर्ड, जो आगे करके हमारा क्या बोल गया, इवेंचुअली मॉडर्न जो हमारे कंप्यूटर्स थे इसकी एक फाउंडेशन आना स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास गॉटफ्रिड लेविन्स, इन्होंने क्या बनाया था, एक लिविंस जो कैलकुलेटर था वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो लिविंस कैलकुलेटर बनाया था। अब इसमें जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिविंस कैलकुलेटर को हम क्या बोलते हैं, स्टेपर्ड रेकनर करके बोलते हैं। और ये क्या था हमारे पास, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। किसने बनाया था, जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाया था, गॉटफ्रिड विहिम लिविंस ने इनको क्या बनाया था। इसका जो डिज़ाइन था, ठीक है, इसका जो डिज़ाइन वो काफ़ी सिंपल था, और जिसने कैलकुलेशन वगैरह थी वो काफ़ी स्पीड अप कर दी थी कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये इसका ये देखो यहाँ पे ये इनका क्या है, डिज़ाइन दे रखा है पूरा का पूरा, एक कि कुछ इस टाइप का हुआ ये करता था। ठीक है, अब फीचर क्या थे इसके, कि जो हमारे पास लिवेंस कैलकुलेटर था, ये हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें सारे के सारे बेसिक फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, क्योंकि पास्कल और दोनों ने कैलकुलेटर तो बनाए थे और दोनों के दोनों मैकेनिकल तो थे, और देखो जो पैस्कलाइन था उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म होती थी, और जो हमारे पास लेवेंस का कैलकुलेटर था इसमें सारे के सारे बेसिक जो चार ऑपरेशन होते थे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होते थे जब हम बात करते हैं लिविंस कैलकुलेटर की। ठीक है, और इसमें भी क्या था, हमने पता है कि इन दोनों ने आइडिया कहाँ से लिया था। ठीक है, इन दोनों ने आइडिया हम लिया था, जो हमने विलियम शिकर्ड का ये पर्सन बड़ा था, उनका जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, उनसे इन्होंने क्या ली थी, इंस्पिरेशन ली थी, या फिर सिंपली बोलने की उनसे इन्होंने आइडिया लिया था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या था, इसने भी गियर का यूज किया था। अब गियर में भी कितना होगा, डेसिमल, क्योंकि हमें पता है डेसिमल नंबर जो होते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 9, और इसको हम क्या बोलते हैं कि जो उनका 10 बेस सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, 10 बेस सिस्टम हुआ करता था। 10 बेस सिस्टम का मतलब कि 0 से लेके 9 तक उसमें वैल्यूज होती है, जैसे हम आजकल मैथ्स में पढ़ते हैं ना, 0 से लेके 9 तक। उसका तो 10, एक्चुअली में जब हम 10 लिखते हैं तो 10 क्या होता है, दो जो बेस सिस्टम है उसका कॉम्बिनेशन होता है, एक तो 0 का और एक 1 का। ठीक है, तो बस ऐसे करके जो हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस थी, या फिर पूरा का पूरा जो कैलकुलेटर, एक्चुअली में पूरा कैलकुलेटर कैसा बना था वो स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री में ऐसे हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी लिविंस कैलकुलेटर की, तो जो लिविंस ने प्रेजेंट किया था, लिविंस ने प्रेजेंट किया था एक वुडन मॉडल ऑफ द कैलकुलेटर टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1673। तो याद रखना 1673 में इन्होंने प्रेजेंट किया था कि ऐसे ऐसे करके हम एक मैकेनिकल जो मतलब एक्चुअल में एक मॉडल तैयार किया होता है कि एक्चुअल में किसी से आपको कोई चीज़ बनवानी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, तो मॉडल दिखाते हैं पहले उसको, कि तो उन्होंने तो एक लकड़ी का मॉडल तैयार करके बताया था कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं सारे के सारे। तो वो उस टाइम जो स्टार्टिंग में उन्होंने बनाया था तो वो वुडन का था, तो जब एक्चुअल में उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, जो मैकेनिकल उन्होंने पूरा बनाया, तो वो कब बनाया था, 1694 में बनाया था। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनकी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेप्ड गियर वगैरह ये पढ़ा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ऊपर वाली चीज़ें थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड आ गई। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पंच कार्ड एक्चुअल में जब एग्जाम में पूछा आता है तो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि पंच कार्ड किसने बनाया है, और दूसरा आता है कि जो कंप्यूटर्स में पंच कार्ड बनाए थे या फिर पंच कार्ड फॉर कंप्यूटर्स, ये किसने बनाया था। तो ये दो पर्सन थे, उन दोनों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछा जाए कि पंच कार्ड किसने बनाए थे, तब उसका राइट आंसर आता है जोसेफ मैरी जैकब। जो यहाँ पे पर्सन दिख रहे हैं, इनका नाम है जोसेफ मैरी जैकब। तो इन्होंने बनाया था जो हमारे पंच कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो लिखा है द पंच कार्ड, या फिर सिंपली हम बोलें कि एक ऐसा मैकेनिज्म हुआ करता था जिससे एलसीएम क्या करते थे, स्टोर करते थे और इनपुट करते थे अपने डाटा को। ठीक है, डाटा और जो इंफॉर्मेशन है, या फिर उसको स्टोर करना या फिर उसको इनपुट करना, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, पंच कार्ड का यूज़ किया था। तो सबसे पहले देखो पंच कार्ड कहाँ यूज़ हुआ था। सबसे पहले जब भी हम जैसे हम देखते हैं ना कि जो क्लोथ्स वगैरह होती हैं, क्लोथ्स के ऊपर कोई भी डिज़ाइन, जैसे मतलब धागे से कोई डिज़ाइन वगैरह बनाया होता है या बना होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में जब भी ऐसी ऐसी कोई जो कमीज़ें मतलब क्लोथ्स वगैरह हम देखते थे जिसमें धागे से कुछ पैटर्न करके बनाया हुआ है, तो वो पैटर्न किसकी हेल्प से बनाया गया था, विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड की हेल्प से बनाया गया था। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है, एक पंच कार्ड है। और इसके ऊपर देखो ये कुछ ऐसे करके डिज़ाइन बने हैं, ऐसे करके कार्ड है, इसके ऊपर देखो ऐसे करके डिज़ाइन बने हैं। मतलब ऐसे करके यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे पैटर्न बने हैं। जो पैटर्न यहाँ पे खुले होंगे, यहाँ से क्या जाएगा, धागा जाएगा अंदर, और ये धागा कहाँ पे हमारे क्लॉथ के ऊपर जाएगा, और क्लॉथ इनडायरेक्टली क्या करेगा, एक पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब ये पंच कार्ड बना था, तो ये किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैकब ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था, ये बनाया था इन्होंने अपनी मशीन के लिए, जिसका नाम भी क्या था, जैकर्ड लूम। और जैकर्ड लूम क्या करता था, एक एक्चुअल में एक ऐसा मशीन थी जिससे हम कपड़े के ऊपर क्या कर सकते थे, अपनी मतलब कढ़ाई वगैरह से होती है ना कि डिजाइन वगैरह तैयार करना। ठीक है, तो उस चीज के लिए उन्होंने ये बनाया था, उसमें इन्होंने यूज किया था पंच कार्ड का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा दे रखा है, यहाँ पे इसको देख लो। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, पर्सन इनपुट दे रहा है कि इसको कौन कौन से कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से किस किस टाइप की डिजाइन देने हैं। तो वो क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पंच कार्ड है, ये सारे के सारे रोटेट हो रहे हैं, और ये सारी की सारी जो भी बुनाई है वो कहाँ जा रही है, कपड़े के ऊपर वहाँ पे एज इट इज वहाँ पे जा रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग में पंच कार्ड थे वो यूज हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आता है कि जो हम बात करें कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज हुए थे। ठीक है, तो यार ना कंप्यूटर में जब भी पंच कार्ड यूज हुए थे वो यूज किए थे हरमत हॉलित ने यूज किए थे। ये तो पंच कार्ड फॉर, और इसको क्या बोलते हैं, पंच कार्ड भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, हॉलरिथ कार्ड भी बोलते हैं, या फिर आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे एक्चुअल में हॉलरिथ कार्ड और आईबीएम कार्ड का क्या मतलब है, जब हम आगे थोड़े और हिस्ट्री में बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे हॉलरिथ कार्ड थे, तो एक्चुअल में जो हरमत हॉलरिथ थे, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, एक मतलब कंपनी बनाई थी इन्होंने, उस कंपनी का नाम है आगे जाके इन्होंने क्या कर दिया था, आईबीएम कर दिया था। इसकी जो कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन करके कॉर्पोरेशन करके कंपनी हुआ करती थी। वही आगे जाके जो हम आज पढ़ते हैं ना मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पढ़ते हैं, आईबीएम पढ़ते हैं, उसका पुराना नाम यही था, टेबुलेटिंग कोऑपरेटिंग कंपनी करके। जो किसने बनाई थी, वो बनाई थी हरमत हॉलिट ने बनाई थी। और हरमत हॉलिट ने क्या किया, सबसे पहले पंच कार्ड को यूज किया था फॉर कंप्यूटर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो एक तो ये चीज आ गई कि हरमत हॉलिट या फिर आईबीएम कार्ड आर द पेपर कार्ड, ये हमारे पेपर के कार्ड हुआ करते थे जिसमें काफी ज्यादा होल्स हुआ करते थे। मे बी पंच्ड बाय द हैंड और मशीन। ठीक है, अब सिंपली मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, ऐसे करके मेरे पास एक पंच कार्ड है। ठीक है, और ये किससे बना है, पेपर से बना है। ठीक है, अब मुझे इसमें कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, मान लो कि मुझे अगर 8 एंटर करना है। ठीक है, मुझे अगर 8 इनपुट करना है, तो 8 तो हम नॉर्मली ऐसे डेसिमल मतलब अपने डेसिमल नंबर में तो 8 लिखते हैं, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये बाकी सारे तो जीरो ही होंगे, और इसको मैं पंच कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने पंच कर दिया, तो जब ये इनपुट होने के लिए किसी मशीन में जाएगा, तो मशीन इसको यहाँ पे 1 समझ लेगी और बाकी को 0 समझ लेगी।
और इसका मतलब क्या आता है कि वो उसको क्या समझेगी, 8 समझेगी। ठीक है, ऐसे करके क्या था हमारा पंच कार्ड जो काम करते थे। जब हम मशीन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फोटो दे रखी है और ये आगे हमारे पास हरमत हॉरिथ, इन्होंने यूज किया था पंच कार्ड को कंप्यूटर्स के लिए। तभी जो पंच कार्ड थे उनको हॉरिथ कार्ड भी बोलते थे और आईबीएम कार्ड भी बोलते थे। और यहाँ पे देखो एक ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे उस ये हमारा पंच कार्ड है, उसमें क्या कर रहा है, जो वैल्यूज है उसको एंटर कर रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, देखो यहाँ यहाँ पे देखो ये गोले गोले इसने क्या किए, फिल किए हैं। इसका मतलब ये इसने क्या किया है, कोई वैल्यूज को इनपुट किया है। ठीक है, और ये वैल्यू मतलब इसने अभी इनपुट किया और ये जब मशीन में डालेगा इस वैल्यू को, तो वो प्रोसेस करके ये हमें क्या देगी, आउटपुट हमें, मतलब आउटपुट हमें देगी। और वो भी आउटपुट किस में देगी, हमें इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड में ही हमें आउटपुट देगी। ठीक है, कि अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन। ठीक है, अब डिफरेंस इंजन एक्चुअली में बनाया कितने था, जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था। और ये कब बना था, 1822 में बना था ये। और किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, और ये आगे हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। ये आगे इन्होंने पहला जो बनाया था डिफरेंस इंजन, ये उसकी एक इमेज है। और जो डिफरेंस इंजन है इसको हम क्या बोलते थे, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के नाम से जानते थे। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस इंजन था इसको हम क्या बोलते थे, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, की एक्चुअल में हम वैल्यूज इनपुट करेंगे जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता था। अब जो डिफरेंस इंजन है इसको हम क्या बोलते थे, ये कंपाइल कर किया हुआ क्या था, एक हमारे पास मैथमेटिकल टेबल्स को कंपाइल करके इसका रिजल्ट तैयार करने के लिए हम यूज किया करते थे इसको। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी एग्जाम में पूछी जाती है, जो डिफेंस इंजन है वो उसको जो, क्योंकि एक्चुअल में जो भी ऑटोमेटिक चीज़ काम कर रही होती है उसके पीछे कोई ना कोई तो पावर है जो उससे वो काम करवा रही होती है। तो यार ना कि स्टीम पावर जो होती थी वो यूज करते थे, जिसकी हेल्प से ये मशीन काम करती थी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जैसे देखते थे ना स्टीम इंजन हुआ करते थे पुराने टाइम में। ठीक है, तो वैसे ही जो डिफरेंस इंजन था उसमें भी क्या था हमारे पास, जो स्टीम एनर्जी थी उसका यूज करते थे, जिसकी हेल्प से ये मशीन काम करती थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो हमारे पास डिफरेंस इंजन थे ये हम यूज करते थे कंप्यूट पॉलिनोमियल फंक्शन। जो हमारे जितने हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस थे उनको कंप्यूट करने के लिए हमने यूज किया था डिफरेंस इंजन का। और देखो पूरे की पूरी हिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे की चीजें चल रही हैं। इससे अब देखो डिफरेंस इंजन से पहले जितनी भी मशीनें आई उन्होंने या तो कैलकुलेशन परफॉर्म की या तो कोई लोगरिथमिक वैल्यू दी। ठीक है, सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन मतलब देना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे डिफरेंस इंजन आया तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, यहाँ पे इसने जो मैथ्स के पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं उनको भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स चीज ये आगे बढ़ गई एकदम से। तो ऐसे करके पूरी की पूरी हमारी जो हिस्ट्री है वो ऐसे करके आगे फ्लो में चल रही है। इसके अलावा अभी एक चीज याद रखना, इन्होंने बाकी तो सारी की सारी चीजें परफॉर्म करी, पर जो पोलिनोमियल फंक्शन होते थे वो सिर्फ एडिशन वाले फंक्शंस को ही परफॉर्म कर सकते थे। मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको तो ये डिफरेंस इंजन सॉल्व कर लेगा, पर जब मैं इसको कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन, तो इस टाइम पे ये डिफरेंस इंजन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये चीज रखना कि जो ओनली पॉजिटिव या फिर जो ओनली एडिशनल फंक्शन होते थे किस चीज के, जो हमारे पॉलिनोमियल के, उनको ये इजीली परफॉर्म कर लेता था, पर जब बात करते थे हम किसी नेगेटिव वैल्यू की तब वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये चीज थी डिफरेंस इंजन की। बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन तो ये परफॉर्म इजीली कर लेता था, क्योंकि वो जब हमने पीछे पढ़ा कि उनके आने के बाद से ही, ठीक है, जब लेवेंस कैलकुलेटर के आने के बाद से ही जो बेसिक कैलकुलेशन थी वो हमारी स्टार्ट हो गई थी आने। फिर ये आ गया कुछ हमारा डिफरेंस इंजन का जो फ्रंट का आ गया पूरा का पूरा, कि एक्चुअल में कैसा वो दिखता था। तो ये डिफरेंस इंजन है पूरा का पूरा, इस एक्चुअल में वो कैसा दिखता था हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब देखो जो हमारा हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। याद रखना हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आते हैं हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखो फादर ऑफ कंप्यूटर इनको क्यों बोला,
क्योंकि जब इन्होंने ये मशीनें बनाई जिसको हमने बनाया एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन इन्होंने एक तरीके का बोला कि ऐसे करके एक मशीन होगी जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो हमारे आजकल कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, कि कंप्यूटर में इनपुट भी होगा, कंप्यूटर में आउटपुट भी होगा, इसमें कुछ डाटा प्रोसेस भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें स्टोरेज भी होगी। अब देखो ये सारी की सारी चार इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आजकल जितने भी हमारे कंप्यूटर है उसमें ये चारों की चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो बेसिक आइडिया था वो किससे आया था? एनालिटिकल इंजन से आया था, और वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, तभी हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल इंजन में देखें तो ये हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसके अलावा जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन था, ये एक कंसेप्चुलाइज्ड डिजाइन था। ठीक है, एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो एक्चुअल में पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि फंड्स वगैरह की कमी थी इनके पास, जिसकी वजह से ये कंप्लीट ही नहीं हुआ था। पर इसका जो मैकेनिज्म था वो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर से काफ़ी मैच करता था, और जो पूरा का पूरा तरीका है कि इनपुट भी होगा उसमें, आउटपुट भी होगा उसमें, प्रोसेस भी होगा, डाटा स्टोर भी होगा, तभी इनको हमने क्या बोला कि ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ इनका एक आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा, ये एक्चुअली में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में आर्किटेक्चर है इनका। अब देखो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में एक तो चीज़ हम की फीचर देखें एनालिटिकल इंजन में, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रामेबिलिटी। तो प्रोग्राम देखो किसकी हेल्प से हुआ था? ऑब्वियसली पंच कार्ड, क्योंकि पंच कार्ड से हम इनपुट देते हैं। तो पंच कार्ड से इनपुट देते हैं, तो इनपुट किस फॉर्म में देंगे? या तो किसी डाटा का इनपुट देंगे या फिर किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को हम इनपुट देंगे। ठीक है, और देखो इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ था? ये भी जैकब लूम से, है ना। देखो देखो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, हमने बस वो चीज़ देखनी है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ें कहाँ से शुरुआत हो रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिवाइस बोलते हैं, है ना। इसमें क्या था, क्योंकि बहुत जो इसमें एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंस से इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट। फिर नेक्स्ट आता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कि जो हमारा जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था, इसमें क्या था कि एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन इफ साइन वाज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो कि ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है, वो तभी कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अगर उसमें इंस्ट्रक्शन का जो मतलब एक तरीके से हम सिग्नल देंगे वो पॉजिटिव होगा तभी। ठीक है, और एग्जीक्यूट करेगा दूसरा प्रोग्राम इफ द साइन वाज नेगेटिव। ठीक है, अब सिंपली मत बोलने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि अगर मान लो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इसके बाद प्लस आएगा दोबारा से, तब वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पर प्लस के बाद अगर वो माइनस सिग्नल, दूसरा कोई सिग्नल जनरेट होगा, तब उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब वो समझ आएगा कि पहले प्लस वाली इंस्ट्रक्शन काम कर रही थी, फिर माइनस वाली इंस्ट्रक्शन आएगी तभी मैं अगला काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो पूरे का पूरा काम परफॉर्म होता था। जो हम बात करते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन की, कंडीशन के बिहाफ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो हुआ करता था, ठीक है, एडवांस रिवर्स पंच कार्ड, ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था एनालिटिकल इंजन की वजह से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? तो इनपुट आउटपुट थी। इनपुट आउटपुट हम किसकी हेल्प से देते थे? पंच कार्ड की हेल्प से देते थे, ये हमने पहले भी देखा था। फिर आता है प्रोसेसर। तो जो हमारा प्रोसेसर था ये एक तरीके की एक्चुअल में मिल थी, है ना, जैसे हम होता है ना एक तरीके की हल मिल वगैरह। ये जो हम इसका एक्चुअल में डिज़ाइन देखे तो देखना एक तरीके की मिल टाइप का डिज़ाइन है। तो उसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते थे। इसके अलावा आ गया हमारे पास मेमोरी। मेमोरी एक्चुअल में हम स्टोर कर देते हैं नंबर, और जो इमीडिएट रिजल्ट होते थे उनको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में। फिर कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा? पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उनको कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। तो इसी इन चारों चीज़ों के आने की वजह से हमने क्या बोला कि जो एनालिटिकल इंजन था वो एक बेसिक लेआउट थी जो हमारी मॉडर्न के कंप्यूटर है, जिसकी वजह से आगे के पूरे कंप्यूटेशन आना स्टार्ट हो गए थे। इसी की वजह से हमने क्या बोला कि जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे वो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट देखो ये पर्सन आ गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था एडा लवलेस। ठीक है, एडा लवलेस ने क्या किया था कि जो हम अभी ये एनालिटिकल इंजन पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल इंजन में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि डाटा और प्रोग्राम। अब प्रोग्राम एक्चुअल में सबसे पहला प्रोग्राम लिखा, या सिंपली बोला कि सबसे पहला एल्गोरिदम या फिर वो एक प्रोग्राम वो किन के द्वारा बनाया गया था? इन लेडीज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगस्ता
एडा लवलेस इनका पूरा नाम है। तो इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की थी। सबसे पहले तो आ गया कि हमारे पास क्या थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है, एक मैथमेटिशियन हुआ करती थी, और ये कोलैबोरेटर किसके नाम, चार्ल्स बेबेज की एक स्टूडेंट हुआ करती थी बेसिकली। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एल्गोरिथम बनाया था, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब कि पंच कार्ड के ऊपर जो कोड होना था 010101 के फॉर्म में, वो किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था, एडा लवलेस ने। इसके अलावा एडा लवलेस ने फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली भी सपोर्ट किया था किसको, जो हमारे चार्ल्स बेबेज को, उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। पर फिर भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो एक्चुअल में चार्ल्स बेबेज ने जो प्रोग्राम पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाना था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में काफ़ी काम आती हैं। फिर जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था दोनों में, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन्स बनाई थी, और उन दोनों मशीन्स में क्या मेजर चेंजेस थे। पहला आता है पर्पस। तो डिफरेंस इंजन हमने देख लिया कि सिंपल जो पॉलिनॉमियल कैलकुलेशन थी उनके लिए मेनली बनाया गया था, पर जो एनालिटिकल इंजन था वो जनरल पर्पस था और प्रोग्रामेबल था, ठीक है। जनरल पर्पस इन द सेंस कि उसमें सारे के सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। दूसरे में आता है कंट्रोल फ्लो। तो ना ही तो डिफरेंस इंजन में कंट्रोल फ्लो था, ठीक है, ना ही तो फिक्स्ड कैलकुलेशन, मतलब कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल फ्लो नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकते थे। पर जब हम एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो उसमें ब्रांचिंग लूप्स, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट में इसमें डाटा मैन्युअली एंटर करना पड़ता है और रिजल्ट को भी मैन्युअली लिखना पड़ता है। पर इसमें सिंपल पंच कार्ड का यूज़ करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। सिंपल हम इनपुट में पंच कार्ड दे देंगे और आउटपुट वाली साइड पे पंच कार्ड पहले से इंसर्ट होंगे, वहाँ पे जो पे आउटपुट होगी वो वहाँ पे पंच कार्ड पे ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल, ये देखो ये सिर्फ लिमिटेड था, डिफरेंस इंजन कुछ ही काम कर सकता था। पर एनालिटिकल इंजन एक प्रोग्रामेबल था, तो मान लो कि पहले मैंने प्रोग्राम कर दिया दो चीज़ों को प्लस करने का, नेक्स्ट टाइम पे मुझे इसको ये नहीं करना है तो मैंने इसको माइनस वाला प्रोग्राम कर दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे माइनस का भी नहीं करना है तो मैंने डिवाइड वाला कर दिया। तो ये प्रोग्रामेबल था जिसकी वजह से इसको मल्टीपल एप्लीकेशन से हम यूज़ कर सकते थे। तो ये डिफरेंस था दोनों में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास होलरिथ का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है होलरिथ का। और ये हमारे पास क्या है, आज का जो मैकेनिकल एरा है इसका ये लास्ट टॉपिक है। तो हॉरिस का जो टैबुलेटर था, इसने क्या कर दिया था, रिवोल्यूशन ला कर रख दिया था जब भी हम डाटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो जो हॉलरिस का जो टैबुलेटर था, इसने इसको हम क्या बोलते हैं, पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। पंच कार्ड टैबुलेटिंग, ये पंच कार्ड जो कंप्यूटर में सबसे पहले यूज किए थे, ठीक है, तो वो किसने यूज किए थे, हॉलरिस ने ही यूज किए थे। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हॉलिस टैबुलेटर की, कि हॉलिस टैबुलेटर में सबसे पहले क्या होता है, जो यूएस की जनगणना हुई थी, यूएस की जनगणना सबसे पहले किसकी हेल्प से हुई थी, हॉलिस टैबुलेटर मशीन की हेल्प से हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हॉलिस का जो टैबुलेटिंग मशीन था। तो यहाँ पे देखो क्या था, जो पर्सन था वो बोलता था कि आपको किसको वोट करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे एक पर्सन बैठता था प्रोग्रामर करके, वो क्या करता था, जो यहाँ पे यूजर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये देखो ये सारे क्या पिंस हैं और यहाँ पे ये क्या पंच कार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता था, इस यहाँ पे वो पिंस को एंटर कर देता था और ये पिंस आगे फर्दर कहाँ भेज देता था, यहाँ पे भेज देता था। मतलब जो पिन यहाँ पे एंटर करी उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सन होगा उसका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा मशीन में, और उसको मैन्युअली वो कहाँ एंटर कर देगा, यहाँ पे किसी जगह पे स्टोर कर देगा। तो ऐसे करके वो क्या करता था, पूरा का पूरा मैकेनिज्म ये काम करता था, जिससे क्या था कि जो इतने मतलब कितने दो दो तीन तीन साल लग जाते थे किसी मतलब पार्टी को जीतने के रिजल्ट आने के लिए, तो वो एकदम से जल्दी लगे, मतलब 6-7 महीने में ही वो उस टाइम पे वो पूरा का पूरा काम खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ फीचर हैं हॉलिस टैबुलेटर की। सबसे पहले कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या था कि इसको टैबुलेटर कंपोनेंट था इसमें, जो क्या करता था, रिकॉर्ड करता था और डिस्प्ले करता था टोटल बेस्ड ऑन पंच कार्ड डाटा, ठीक है, कितने पंच कार्ड डाटा, मतलब एक्चुअल में कितने यूजर को कितने बोट मिले हैं, बस वही है सिंपली अगर हम बात करें। इसके अलावा ये सॉर्टेड रखता था कि एक्चुअल में ये कौन सा एक्चुअल में डाटा किसका है, किस स्पेसिफिक कैटेगरी का डाटा है, उस सभी को भी ये सॉर्ट करने का काम करता था। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी वही सेम टू सेम ही है इसमें, कि क्या करता था, मशीन रीड करती थी इन पंच कार्ड को विद अ स्पाइरल माउंटेड नेल, ठीक है, वही मैंने बोला कि जो उसके ऊपर नेल हुआ करते थे और नीचे के हमारे पास पंच कार्ड थे,
तो जो हमारी नेल जिसके ऊपर जाएगी तो उसके हिसाब से मशीन रीड करती थी कि जो पर्सन है इसने किसको वोट किया है। ठीक है। उसके बिहाफ पे वो क्या करता था, कोई सिग्नल जनरेट करता था, जिससे क्या होता था कि मान लो कि एक पर्सन ए है, उसके पहले 10 वोट थे, तो जैसे में उसने ए वाले अगले पर्सन ने ए वाले को वोट किया तो इसमें सिग्नल जनरेट होगा, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता था। फिर इसके बाद कुछ एडवांटेज थी इसकी, इससे क्या हुआ कि जो, एक सेकेंड, इसके एक्चुअल में जो हम एडवांस देखें, एडवांटेजेस वगैरह देखें, तो एडवांटेजेस तो यही थी कि इसने क्या कर दिया था कि टाइम वगैरह था उसको कम कर दिया था, एक्यूरेसी को इंक्रीज मतलब एक्यूरेसी वगैरह बढ़ा दी थी इसने, है ना। और इसके साथ ही साथ जो हम लार्ज स्केल में डाटा को एनालाइज करने के लिए एक मशीन हमारे हाथ में आ गई थी पूरी की पूरी, कि हम क्या कर सकते थे, काफ़ी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में इसका क्या महत्व रहा है। सबसे पहले देखो, हमने देख लिया कि 1890 में जो यूएस के सेंसिस हुए थे, वहाँ पे हॉलस का जो टैबलेटिंग मशीन था वो यूज़ किया गया था। देखो यहाँ पे लिखा, हॉलस टैबलेटर वाज यूज टू प्रोसेस सेंसस डाटा इन फ्रैक्शन ऑफ द टाइम टेकिंग द प्रीवियस सेंसिस। ठीक है। जितना पहले टाइम लगता था उससे काफ़ी जल्दी इसने जो रिजल्ट है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। और देखो यहाँ पे लिखा है कि इन 1890 विच कुड हैव द टेकन ईयर मैनुअली, उसको अगर किसी सेंसिस को मैनुअली करवाना होता तो उसके लिए काफ़ी सालों लग जाते थे, पर जैसे ही ये मशीन आई तो उसने महीनों में वो काम खत्म कर दिया। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जब हम हॉल लिख के पढ़ते हैं। इसके अलावा एक बस लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंडेशन ऑफ आईबीएम, क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं आईबीएम आईबीएम। तो जो आईबीएम एक्चुअल में बना था वो क्या था, हॉलरिथ ने एक कंपनी बनाई थी, टैबलेटिंग मशीन कंपनी। कब बनाई थी, 1896 में। ठीक है। तो जैसे ये मशीन उन्होंने एक्चुअली में मशीनें बनाई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई 1896 में, जो कंपनी बाद में जाके किस में कन्वर्ट होगी, हमारी आईबीएम में, जिसको हम आजकल बोलते हैं ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उसका पुराना नाम क्या था, आईबीएम, मतलब टैबलेटिंग मशीन कंपनी था। और इसको एक्चुअल में किसने बनाया था, हरमथ हॉलरिथ ने। तो कई बार ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आईबीएम के फाउंडर कौन थे, तो वहाँ पे ऑप्शन में होता है हॉलरिथ, तो वहाँ पे वो हरमथ हॉलरिथ बिल्कुल हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह होता है तो मुझे कमेंट कर दिया करो नीचे, है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।